तो मैंने आपको दो आक्रमण की बात बताई थी। ये छैरात वंश तो कंप्लीट हो गए, अब मैं पढ़ा देता हूं कार्दमक वंश, इसलिए हेडिंग डाल दो कार्दमक वंश। हाँ, दूसरा आक्रमण है भारत में या भारत पर शकों का सेकंड आक्रमण। भारत पर शकों का सेकंड आक्रमण। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी बात आपको बताई है। पहले मैं आपको लिखाने से पहले एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आक्रमण है ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ और उज्जैनी को इन्होंने राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन बड़ा शक्तिशाली शासक था। 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक ये शासक रहा। इसकी बड़ी बात कि इस वंश के जो शासक थे इन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया, अपनाया। इन्होंने दोस्तों गुजरात और मालवा पर अधिकार किया, बड़े शक्तिशाली हुए। और इन्होंने रुद्रदामन ने संस्कृत जो थी, संस्कृत को राजभाषा बनाया। बहुत बड़ी बात है, भारत में सबसे पहले संस्कृत को राजभाषा बनाने वाला कौन था? रुद्रदामन। ना मौर्यों ने अपनाया था अब तक, ना शुंगों ने अपनाया था, ना सातवाहनों ने अपनाया संस्कृत को। ये संस्कृत जो है इसको राजभाषा बनाने वाले सबसे पहले शक थे, और शकों में रुद्रदामन। रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा का एक पहला अभिलेख भी लिखवाया। तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख लिखवाया गया जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। तो जो जूनागढ़ है ना गुजरात में, गुजरात में जूनागढ़, वहां पर जो अभिलेख मिलता है वो संस्कृत का पहला अभिलेख है। और ये पहला अभिलेख लिखवाया किसने? रुद्रदामन। तो भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख जब पूछा जाएगा, जब जब रुद्रदामन का नाम आएगा, और वो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इज्जत दी है इन शकों ने, भारत को इज्जत दी है। हम भारतीयों ने संस्कृत को राजभाषा नहीं बनाया, ये विदेशी थे, आए थे, बस गए थे, भारतीय धर्म को अपना लिया, हिंदू देवी देवताओं को अपना लिया, संस्कृत को अपनी मातृभाषा बना लिया और यहीं पर रच गए, बस गए। तो संस्कृत का पहला अभिलेख इनका था। इन्होंने दोस्तों यहां गुजरात में और मालवा में चांदी के सिक्के चलाए। तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन, और वो भी लेख युक्त चांदी के सिक्के। तो लेख युक्त चांदी के सिक्के सबसे पहले इन शकों ने चलाए थे, कार्दमक वंश के शकों ने। रुद्रदामन ने बाद में, मैंने बताया कि अजमेर
से चंबल तक का क्षेत्र जीता। तो इतने बड़े क्षेत्र में इसने जीत हासिल की। तो उज्जैनी की राजधानी से चंबल तक का क्षेत्र, सांबर तक का, अजमेर तक का क्षेत्र ये था, इसने जीत हासिल की, का क्षेत्र जीता था। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का ये सम्राट था। ठीक है, तो मैं लिखा दूं कार्दमक वंश में, लिखेंगे भारत पर शकों का सेकंड आक्रमण, ये लिख दिया क्या आपने? ओके, अब नीचे लिख दें कार्दमक वंश की शकों ने, कार्दमक वंश के शकों ने गुजरात कौमा मालवा एवं दक्षिणी राजस्थान, सिंध, दक्षिणी राजस्थान, सिंध और कोंकण को जीता। कोंकण को जीता। कोंकण, कोंकण अरे महाराष्ट्र का जो तट है ना, उसे कोंकण तट कहते हैं दोस्तों। कोंकण है, तो कोंकण को जीता। इनका पहला शासक, इनका प्रथम शासक चस्टन था। इनका प्रथम शासक चस्टन था। आगे लिख दें, हेडिंग डाल दें, सॉरी, रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन में लिख दें 130 ईस्वी से 150 ईस्वी, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। एक सौ 30 ईस्वी से 150 ईस्वी। ओके, आगे लिख दें सबसे प्रसिद्ध शक शासक था, सबसे प्रसिद्ध शक शासक था संस्कृत को राजभाषा बनाया। संस्कृत को राजभाषा बनाया। अजमेर से चंबल तक का क्षेत्र जीतकर शक साम्राज्य में मिलाया। रुद्रदामन ने संस्कृत का प्रथम अभिलेख, संस्कृत का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। संस्कृत का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। रुद्रदामन ने
ये नहीं लिखा है ना अभी मैंने, चांदी के सिक्के। हाँ, रुद्रदामन ने गुजरात मालवा में, गुजरात मालवा में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। इन पर संस्कृत में लेख होता था। संस्कृत में अभिलेख होता था। ओके, लास्ट लाइन लिख दो। उज्जैन के शकों ने, उज्जैन के शकों ने, ये बात मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, मैंने ये बात आपको लिखा ही नहीं कि इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया, नहीं लिखा ही ना। ओहो, तो सबसे पहले तो ये लिखो, उज्जैन को हाँ इसको ऐसे लिख दो, उज्जैन के शकों ने उज्जैन को, उज्जैन के शकों ने उज्जैन को राजधानी बनाते हुए ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया। ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया। ओके, तो ये शक भी खत्म हो गया। अब दो बचे अपने पास, एक तो बच गए सातवाहन और एक कुषाण, खत्म, फिर गुप्तकाल शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सातवाहन ले लेते हैं दोस्तों। तो दक्षिण भारत को सल्टा दो, इनमें टाइम लगेगा लेकिन सातवाहनों में कम से कम 1 घंटा चाहिए, सातवाहनों में। तो सातवाहनों में बात करें तो इनके संस्थापक, सातवाहनों का शासन कहां है सबसे पहले तो ये बताओ। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मूल निवासी थे और इनको अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेख जो है उनमें इनको आंध्रक कहा गया, आंध्रक, आंध्रक कहा गया। इनका संस्थापक शासक सिमुक, सिमुक नामक राजा इनका संस्थापक था। लेकिन सिमुक का बेटा सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम ये वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। क्योंकि ये प्रथम स्वतंत्र सातवाहन राजा था। जबकि ये प्रथम सातवाहन शासक था। तो प्रथम सातवाहन शासक जो है वो कौन है, सिमुक। लेकिन सिमुक जो है वो अधीनता स्वीकार करता था सुंगों की, तो ये अधीन था, स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र कौन हुआ सबसे पहले, इसलिए पहला स्वतंत्र सातवाहन शासक, जबकि पहला सातवाहन शासक कौन है, इसलिए सिमुक संस्थापक और वास्तविक संस्थापक कौन है, सातकर्णी प्रथम। इसकी सातकर्णी की जो रानी है, रानी, क्योंकि रानियों की बात भी करो, ये रानियों को बड़ा महत्व देते थे।
तो इसकी रानी का नाम था नानावती। नानावती ने एक अभिलेख लिखवाया है, नाना घाट अभिलेख। लिखवाया, और इस अभिलेख में सातकर्णी की उपलब्धियां की विजयों की सूचना मिलती है, विजय सूचना प्राप्त होती है। तो बताओ सातवाहनों ने कहां शासन किया? अशोक के अभिलेख में सातवाहनों को क्या कहा गया? क्या कहा गया? आंध्र कहा गया। और पहला शासक कौन है? सिमुक प्रथम सातवाहन शासक है। और संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कौन है? सातकर्णी प्रथम। ये प्रथम स्वतंत्र शासक कौन है? सातकर्णी की रानी का नाम? जिसने कौन सा अभिलेख? जिसमें किसकी सूचना मिलती है? तो या तो इसको ऐसे उतार दो, ज्यादा याद होगा। इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। तो ये मैंने लिख दिया है, अब आप उतार दो इसको। एक तो आपकी कुछ किताबों में इनके सन दे रखे हैं। अशोक के अभिलेखों में इनका नाम है बेटा। अशोक के अभिलेख यानी इनसे लगभग 200 साल पहले लिखाए गए थे। तब ये सातवाहनों के जो पूर्वज थे ना, वो आंध्र कहलाते थे, स्थानीय जमींदार थे वो आंध्रक। लिख दिया? सबने लिख दिया? तो दोबारा से सुन लो, मैंने 4 बात ही तो बताई अभी तक। सातवाहनों को अशोक के अभिलेख में अशोक सातवाहनों से करीब 200 साल पहले हुआ है।
इन सातवाहन राजाओं के जो बाप दादा परदादा सड़दादा खड़दादा जो भी थे, वे भी जमींदार टाइप के लोग थे, गांव के हेड थे, प्रधान थे, जिन्हें चौधरी कहा करते थे। हाँ जी। तो चूंकि सातवाहनों के पूर्वज गांवों के प्रमुख थे, इसलिए गांव में टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे। गांव के किसानों से टैक्स लेना और सरकार के पास जाकर के जमा करा देना, ये काम हुआ करता था इनका। इसलिए नेतागिरी इन सातवाहनों के खून में थी। पहले छोटी नेतागिरी और बाद में बड़ी नेतागिरी। इसलिए अशोक के अभिलेख में इन सातवाहनों के पूर्वज जो शासक थे, इनको आंध्रक कहा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के हेड थे और इनको आंध्रक कहा गया, आंध्रक। दक्षिण भारत में इन्होंने शासन स्थापित किया। पहला शासक था सिमुक। सिमुक शासक तो बन गया, इसने 5, 10, 20, 50, 100 गांवों में बाकी के जमींदारों को अपने अधीन बनाकर सेना बनाई और खुद राज्य अभिषेक ग्रहण कर लिया। लेकिन खुद सूंग शासकों की अधीनता स्वीकार करता था, इसलिए स्वतंत्र नहीं था। लेकिन पहला संस्थापक इनको कहा गया, पहला शासक इनको कहा गया। फिर असली शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। ये वास्तविक शासक क्यों है? स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ये खुद है, सर्वेश्वर है। सातकर्णी प्रथम की रानी नानावती ने नानाघाट अभिलेख लिखवाया, जिसमें बताया कि मेरे पति ने उसको भी जीता, उसको पछाड़ा और उसको पीछे मोड़ा और उसकी गर्दन तोड़ी। सब जानकारी इसमें, विजयों की जानकारी वो देती है। कौन सा अभिलेख? नानावती का नानाघाट, ठीक है। और इसने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। प्रतिष्ठान कहां है, याद है क्या? दक्षिण भारत में मैंने बताया था आपको, असमक की राजधानी। गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों को सच में बहुत बढ़िया आ रहा है। इसलिए एक बात तो तय है कि अब की बार नाम तो होगा, आरएस में, एसआई में सिलेक्शन आपकी क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा। बस थोड़ा जो कम पढ़ रहे हैं वो और तेज गति से पढ़े हैं। हाँ जी, आपका तो पक्का है मैडम, आपका तो पक्का होना ही होना है, बिल्कुल। खैर, आगे बात करो। मैंने अभी आपको सातकर्णी बताया था ना, सातकर्णी का बेटा शासक था, नाम था हाल। क्या हाल है आपके? तो शासक का नाम क्या है? हाल। समय मत याद करना इनका, क्योंकि विवादास्पद है। कुछ किताबों ने लिख दिया, कुछ विरोध चल रहा है। जब सरकार ने कहा कि इनका समय कन्फर्म नहीं है, तो फिर हम काहे को रट्टे मारे? जो प्रश्न आ नहीं सकता उसके बारे में क्यों हाथ मारे? ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, समय मत याद करना। हाल जो है, इसका जो समय है, सातवाहनों में सांस्कृतिक विकास हुआ। इसके समय सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास इसके समय हुआ। विकास का युग था इसका समय। इस हाल ने खुद ने महाराष्ट्री या मराठी प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था गाथा। किसकी गाथा? सप्त सती। 700 वर्षों तक मेरी गाथा चलेगी,
ऐसा ग्रंथ लिखा। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? गाथा सप्तशती। इसी के दरबार में, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही लोगों को पसंद करता है। दारूड़ा व्यक्ति दारू पीने वालों को दरबार में रखेगा, क्योंकि सुबह शाम चाहिए। नशेड़ी नशेड़ी के पास जाएगा, और जो साहित्यकार है वो साहित्यकारों को बुलाएगा। इसलिए इसके दरबार में एक साहित्यकार और रहता था जिसका नाम था गुणाढ्य। गुणाढ्य गुणाढ्य रहता था इसके दरबार में। और गुणाढ्य की रचना कौन सी है दोस्तों? वृहत कथा। इसने वृहत कथा की रचना की। तो इस प्रकार हाल के समय साहित्यिक हाल अच्छे थे, साहित्यिक सांस्कृतिक विकास हुआ। हाल का बेटा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो हाल का बेटा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उतार दो फटाफट ऊपर वाले को। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है अपनी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी मां कौन थी? गौतमी थी, इसलिए हो गया गौतमी पुत्र। मां से बड़ा स्नेह रखता था, मां को अपना भगवान मानता था। माता का नाम था गौतमी और पूरा नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। इसकी माता गौतमी बलश्री, इसी के नाम पर इसने अपना नाम लिखवाया गौतमी पुत्र सातकर्णी, कि मैं गर्व करता हूं कि मैं मेरी मां गौतमी का पुत्र हूं। तो गौतमी बलश्री ने नासिक प्रशस्ति या नासिक अभिलेख लिखवाया, जो नासिक में मिलता है। नासिक प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया कि मेरा बेटा कितना महान है। इसका मतलब तो यह हुआ कि सातवाहनों की महिलाएं यदि नहीं होती तो इनकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे नानावती का नाना घाट है ना, सातकर्णी प्रथम। तो गौतमी बलश्री ने नासिक प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाया, और इसमें इसने लिखवाया कि मेरे बेटे सातकर्णी का, अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े बिना दूसरे के राज्य में गए, बिना दूसरे के राज्य में प्रवेश किए के 3 समुद्रों का पानी पीते थे। तो इसने अपने बेटे के लिए लिखवाया, हालांकि बात गलत है, क्योंकि समुद्र का पानी घोड़े पी नहीं सकते, बहुत खारा होता है। एक घूंट लेते ही मामला पूरा हो जाता है। तो है तो गलत, लेकिन भाव भाव समझो, भाव कि हाँ 3 समुद्र यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तक इसका साम्राज्य था। और लास्ट बात इसकी कि इसने नासिक के शक राजा नहपान को हराया।
को हराया, इसका उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जोगलथंबी मृदभांड से हो। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में दो ही बातें बताई मैंने आपको। एक तो इसकी मां कौन थी, गौतमी, गौतमी बलश्री। इसने अपने बेटे के लिए कौन सी प्रशस्ति खुदवाई, नासिक। बेटा नासिक किसकी राजधानी थी बताओ, नहपान की, हाँ शकों की, नहपान की राजधानी। तो नहपान को पराजित करने का साक्ष्य यहां भी मिलता है, नहपान को पराजित करने का साक्ष्य यहां भी। जोगलथंबी, अभी तो बताया था जोगलथंबी मर्दबांड है, नहपान के सिक्कों पर दोबारा सील लगा रखे। इसका मतलब शासक था तो दमदार यार है। इसलिए लास्ट में अपन लिखेंगे कि 7 वाहनों में सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे प्रमुख शासक था। तो लिख दो, लास्ट लाइन लिख दो, 7 वाहनों का महानतम शासक। महानतम शासक था। ठीक है, अब अगला शासक ले लें या तो ले लें। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा ही है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो ये भी ले लेते हैं अपन। वैसे छोड़ना कब है बताओ, 50 पर 5 मिनट है ना अपने पास, चलो तो ठीक है। ओके, तो दोस्तों तब तक एडिंग डाल दो मेरे साथ साथ, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसका मतलब इसकी मां का नाम क्या है, वशिष्ठी है, क्योंकि मां के नाम को आगे रखते हैं। ठीक है, खास बात दो ही है, इसने 2 बार शक राजा रुद्रदामन के साथ युद्ध किया। दोनों बार
रुद्रदामन ने इसे हराया एवं पुत्री का विवाह पुलुमावी के साथ किया। अगली बात, इसके समय अमरावती के बौद्ध स्तूप का संवर्धन हुआ। इसके सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाज का चित्र मिलता। लिख दिया क्या? लिख दिया? तो ध्यान से सुन लो। नाम है पुलुमावी, मां कौन है? वशिष्ठी। तो वशिष्ठी पुत्र कौन बन गया? इसने 2 बार, रुद्रदामन था ना, रुद्रदामन, उस पर आक्रमण किया, दोनों बार हार गया। रुद्रदामन ने कहा, क्यों, क्या हो रहा है तेरे, बार बार क्यों आक्रमण कर रहा है, क्या चाहिए तुझे? इसने कहा, तेरी बेटी। तो रुद्रदामन ने सोचा, ये तीसरी बार फिर आक्रमण करेगा। अतः रुद्रदामन ने अपने पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? पुलुमावी के साथ। बात समझ में आई? अमरावती का कल मैंने आपको पढ़ाया था, बौद्ध धर्म में अशोक ने 5 स्तूप जो शेष है, एक अमरावती वाला, तो अमरावती के बौद्ध स्तूप का इसने संवर्धन करवाया। लास्ट बात, इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है, 2 पतवार वाला जहाज। ओके दोस्तों, नमस्कार।